हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। आवाज़ आ रही है आपको? जा रही है। कैसे हैं? तो शुरू करते हैं, अपना टेम्परेचर कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है। और टेम्परेचर के अंदर हमने क्या कर लिया था? हमने जो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग को कवर अप कर लिया था। ये घंटे के साथ ठीक है। तो हमारे पास ये था। और हमने यहाँ तक जो कवर अप किया था वो हमने इलेक्ट्रिकल हीटिंग को स्टार्ट करना है। और बेसिकली सीन्स कुछ इस तरह से हैं कि थर्मल एनर्जी जो है उसका एक्सचेंज हमने पढ़ लिया था कि भाई जितने थर्मल एनर्जी का लॉस होगा उतना थर्मल एनर्जी का गेन होगा। इसको हमने गो थ्रू किया था। और अभी हमने ये भी कहा था गो थ्रू कि भाई अगर इन केस सीन्स कुछ इस तरह से हो जाए कि आपका लॉस टू द सराउंडिंग भी मौजूद है, तो फिर आपका इक्वेशन इस तरह की हो जाएगी कि थर्मल एनर्जी का जो लॉस है वो आपका हॉट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से, और जो थर्मल एनर्जी का जो गेन है वो कोल्ड प्लस लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी के बराबर है। तो ये हमने पढ़ा था। आज हमने एक थोड़ा सा नया सा शुरू करना है और उसका नाम आपका है इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो हमने एक चीज शुरू करनी है इलेक्ट्रिकल हीटिंग के नाम से। और इलेक्ट्रिकल हीटिंग में हमारा क्या है कि भाई आपका अगर मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपकी एनर्जी प्रोवाइड करता है तब क्या सिनेरियो होगा, किस तरह का मामला होता है। तो हम यहाँ इस तरह लिखते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिकल हीटर, जब भी कोई इलेक्ट्रिक हीटर जो है आपका ऑफ पावर पी, इसकी पावर पी हो, इज यूज्ड फॉर टाइम टी, किसी भी टाइम टी के लिए इस्तेमाल होता है, देन इट प्रोड्यूसेस हीट, यानी कि थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो थर्मल एनर्जी को हम सिंबल लिख देते हैं क्यू का, सच दैट, इस तरह से होता है कि आपका जो क्यू होता है वो पी मल्टीप्लाई बाई टी के बराबर है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि आपको जो टी है वो टाइम है, और टाइम इन सेकंड्स होना चाहिए। टी आपकी पावर है, और पावर आपको अच्छे से पता है किसके अंदर होना चाहिए, वॉट्स के अंदर होना चाहिए। क्यू आपकी थर्मल एनर्जी है जो कि आपकी जूल्स के अंदर होना चाहिए, कैपिटल जे के अंदर। तो दिस इज हाउ ऑल इट वर्क्स। अब मिसाल के तौर पे अगर ऐसा सीन हो गया कि आपको हीटर दिया हुआ है, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2000 वॉट्स का हीटर है, और वो 1.5 मिनट्स जो है, अस्सलाम वालेकुम, यू आर लेट। जल्दी से 1 सेकंड के अंदर गो थ्रू करा रहा हूँ, रिकैप करा रहा हूँ, जल्दी से देखो इसे। कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग की आप बात कर रहे हैं कि जब भी कोई हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर जिसकी पावर पी हो और टाइम टी के लिए चलेगा, तो उसकी थर्मल एनर्जी वो कितनी प्रोड्यूस करेगा, उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। क्या ठीक क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिकल हीटर है, वो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है क्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई टी।
where P is the power, T is the time in second, and Q is the energy in joules. अब हम एक एग्जांपल को इसकी डिस्कस कर रहे हैं 2000 वॉट्स है, ठीक है, और 1.5 मिनट्स तक वो चल रहा है, तो वो कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला लिखें, Q इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई टी। पावर आप सबको पता है, पावर आपकी होती है 2000 वॉट्स मल्टीप्लाई बाई टाइम 1.5 मिनट्स है, और मिनट्स को हमने सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और जो हमारी पावर आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 6, आपका 18 आ जाएगी। 180,000 जूल्स आपकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है जी। सो दिस पावर इन टर्म्स ऑफ हीटिंग वर्क्स। अच्छा जी, मुझे नहीं लगता इसका कोई क्वेश्चन होगा क्योंकि इंतहाई बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। और इनकेस अगर है भी तो आप पूछ लीजिए, आपको बता दी, नहीं है सर। ठीक है। आगे क्वेश्चन हम एक थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट से देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये बोलता है, ठीक है, 620 ग्राम ऑफ लिक्विड। भाई हन्नान और आमना और वनीजा, ये नोट्स कितने कंप्लीट हो, जरा ये तो बताओ। सर मैंने तो अभी नहीं बनाया, आपने जो पीडीएफ भेजा उससे फिर बनाऊंगी। कब बनाओगी भाई, A2 के बाद बनाओगी? अभी बना लूंगी कि वो आप नहीं बना लूंगी। आमना भाई, तुम्हारा क्या मामला है? सर अभी मैं जो पहले चैप्टर से कर रही हूँ। अभी पहला चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा? हाँ, पेपर सर पे खड़े हुए हैं। और भाई हन्नान साहब, आपका क्या सर मामला है? हो रहा है। जल्दी करो। सर मेरे अभी जो रिसेंट थर्मा वाला चैप्टर है इसको छोड़ के सारे बने हुए हैं। अच्छा, जबरदस्त है। दिखाई नहीं तुमने, जरा भेज दिया करो ताकि और भी लोगों को हाँ भेजो, उनको मोटिवेशन हो ना। आमना है, वनीजा है, इनको मोटिवेशन सर। चाहिए होती है, इन्हें मोटिवेशन देनी है। एक बंदा कर सकता है तो सब कर सकते हैं। तो भाई joules per kg per Kelvin if equilibrium temperature of mixture। ये पावर के रिस्पेक्ट का क्वेश्चन नहीं है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा जो है पिछले हमारा पार्ट से लिंक करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो पावर से होगा। 4 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड बी। भैया जी, तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, लेट्स यूज अ हाइलाइटर। 620 grams of a liquid A at 72 degrees Celsius expressed with 500 grams of liquid B at 60 degrees Celsius. The specific heat capacity of liquid A is this. If the equilibrium temperature of the mixture is 64 degrees Celsius, find the specific heat capacity of the liquid B. अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी दे दिया इन्होंने, सारी चीज़ें दे दी, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अच्छा जी, अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर देखते हैं पहले क्या दिया है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दिया है 64 डिग्री सेल्सियस, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। हमारा लिक्विड ए जो है वो फर्स्ट हमारा 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था, इसका मतलब इसकी टेम्परेचर ज़्यादा था, इसने हीट लॉस की है। और हमारा जो लिक्विड बी है वो इनिशियली आपका 60 डिग्री सेल्सियस था और वो 64 पे आया, इसका मतलब इसने हीट गेन की है। तो एक बंदे ने हीट गेन की है, दूसरे बंदे ने हीट लॉस की है। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, और इसको हमें ऐसा लिखना भी चाहिए कि आंसर्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो हीट लॉस बाय लिक्विड ए इज इक्वल्स टू
heat gained by liquid B। हीट लॉस बाय लिक्विड ए जो है हमारी हीट गेन बाय लिक्विड बी के बराबर है, और हम फॉर्मूला लिख रहे थे एम ए सी ए डेल्टा टी। मैंने ए इसलिए लिख दिया क्योंकि इस बात को रिप्रेजेंट करें कि मास ऑफ द ए है। इसके बाद एम बी सी बी डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी ए लिखते हैं यहाँ पे, डेल्टा टी बी लिखते हैं। ये हमारा एक जनरलाइज इक्वेशन बन गई, इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं, ठीक है। और वैल्यू जब डालेंगे तो मास ऑफ ए कितना था हमारे पास 620 ग्राम्स, ठीक है। और सी की वैल्यू हमारे पास थी 750। अच्छा, 750 जो थी हमारे पास वैल्यू, वो 750 वैल्यू थी केजी के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ है हमारा क्वेश्चन दे रहा है, ये केजी के अंदर है ना, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब इसको क्या करने वाले हैं, फिर अब डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। और डिवाइड बाय 1000 जब हम करेंगे, सेलेक्ट करें आप, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर अब बताना है। तो फाइनल आपका जो था, तो वो था आपका क्या नाम है, लिक्विड ए के परस्पेक्टिव से बताएं, लिक्विड ए क्या था। लिक्विड ए का जो था वो इनिशियल 72 था और फाइनल 64 था। तो बहरहाल आप यहाँ पे 72 माइनस 64 कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमेशा तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो इन शॉर्ट, और इक्वेट करेंगे। मास ऑफ बी हमारे पास कितना अवेलेबल है, 500 ग्राम्स। 500 डिवाइड बाय 1000 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू सी की वैल्यू हमने निकालनी है, सी बी, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर जो होगा, वो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पहले जो था आपका लिक्विड बी जो है इनिशियली आपका 60 पे था और बाद में आपका 64 हो गया, तो यानी 64 माइनस 60 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, 64 माइनस 60 कर दोगे। और जब आप इसकी कैलकुलेशन, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी बताऊँ। जो बंदा चालाक होगा ना आप में से, वो क्या करेगा, वो इन कन्वर्जन को नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक कर दी जानी है, ठीक है। लेकिन जो महा चालाक होगा वो ये करके ये वाला स्टेप दिखा देगा। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, कह दिया आपने, ये मैंने इसलिए स्टेप दिखा दिया क्योंकि एक चीज मुझे एग्जामिनर को बतानी है कि वो भाई बेशक ये दोनों आपस में कट रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझना कि मुझे पता नहीं है कि मास को कन्वर्ट भी करना होता है, मास को भी कन्वर्ट करना होता है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कटता हुआ दिखाने वाला हूँ, ये इस तरह से, सही है जी। तो एग्जामिनर को मैंने बता दिया भाईजान, ठीक है, मुझे पता है कि 1000 लिखे बगैर भी काम हो सकता है, लेकिन 1000 मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको बता दूं, आपके दिल की तसल्ली के लिए। तो कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं भाई। तो आपकी जो सी की वैल्यू आएगी, सी विल बी इक्वल टू 1860 joules per kg पर केल्विन। ये आपका स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट आएगी, ठीक है थी। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रा पूछें मुझसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। नहीं सर। नहीं सर। यार इतने चीते कैसे हो यार तुम लोग, मुझे तो हैरत होती है तुमसे, मतलब इतना चीते कैसे हो सकते हैं, माशाल्लाह। तो अब जो सवाल है वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग के पर्सपेक्टिव से सवाल है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल हीटिंग के पर्सपेक्टिव से हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से है हमारा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ethanol is 2500 joules per kg per Kelvin. The temperature
of 900 grams of ethanol is to be raised by 35 degrees Celsius in 15 seconds. What is the minimum power of electric heater required? पावर निकालनी है भाई, हाईलाइट करते हैं कुछ चीज़ों को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इथेनॉल अवेलेबल है, टेम्परेचर 900 ग्राम्स अवेलेबल है इथेनॉल का, रेस टेम्परेचर का है 35 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड्स। मिनिमम पावर निकालनी है आपने। तो क्या पता चला भाई, एक तो आपके पास स्मॉल सी की वैल्यू अवेलेबल हो गई, 900 ग्राम्स में आपको मतलब मास अवेलेबल हो गया, आपको 35 डिग्री सेल्सियस पे रेस इसका मतलब डेल्टा टी अवेलेबल हो गया, टाइम भी अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, वो हीट अप कर रहा है आपके, और कौन गेन कर रहा है आपका, इथेनॉल गेन कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल, कि भाई हीट गेन, आंसर आप लिखें यहाँ पे अपना, हीट प्रोवाइडेड बाय हीटर is equals to heat gain by ethanol. अब हीट प्रोवाइडेड बाय हीटर का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, पावर इनटू टाइम, तो हीट गेन बाय इथेनॉल होता है एम सी डेल्टा टी। पावर निकालनी है जनाब वाली, तो पावर तो पी ऐसी कैसे रहेगा, टाइम हमारा 15 सेकेंड्स है, मास जो है हमारा 900 ग्राम्स है, केजी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राम्स है, ये ग्राम्स है, और ये आपका केजी के अंदर है। 900 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और जो कि 2500 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन टेम्परेचर से, टेम्परेचर का चेंज हमारे पास है 35, तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। पावर की वैल्यू आपके पास आएगी 5250, जिससे आप लिख सकते हैं 5.25 5.25 किलो वाट्स। सही है जी। नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करते हैं, एक अच्छी सी लाइन बना लें ताकि शिकायत ना हो कोई। हमने पहले लाइनें बनाई हुई थी और लाइन नहीं बनाई, ये हमने लाइन बनाई थी। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लेटेंट हीट के हवाले से, ठीक है। किस चीज़ के हवाले से है, लेटेंट हीट। लेटेंट, हाँ तो भाई हमने लेटेंट का मतलब क्या होता है, जी हमना, लेटेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा हमना, ये दे, जी सर। क्या मतलब होता है लेटेंट का। सर पता नहीं। अच्छा हन्ना, do you have any idea what's meant by the word latent? सर एग्जैक्टली वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन ये पता क्या है कि शायद स्टेट चेंज से इसका कोई रिलेशन है, जैसे कि लाइक सही है, लेटेंट हीटाइजेशन जो होती है वो लाइक लिक्विड टू गैस होती है, और जो फ्यूजन होती है वो मेटल टू लाइक सॉरी सॉलिड टू लिक्विड होती है। तो बस ये सही है, आइडिया है, स्टेट ठीक है। चेंज हो रही है।
और वनीजा, आपको एनी आइडिया व्हाट इज meant by the word latent? नहीं सर। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। इट्स व्हाट इसका मतलब होता है हिडन। लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट। क्या होता क्या है? होता कुछ यूं है, और हम इसको अपने पास लिखते भी हैं कि बेसिकली मैं इसके डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से ही आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। वर्ड के पर्सपेक्टिव से तो मैंने समझा दिया है कि भाई अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी required to change the state of a matter without change in its temperature। लेकिन उन्होंने एक बात बोली, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये वर्ड असल में लेटेंट का असल मतलब कन्वे कर रहा है इस लाइन का मतलब। अब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल अगर हम लें कि लेट्स से पानी है या कोई मेटल है, ठीक है। मेटल है आपका, उसके अंदर पानी रखा हुआ था, ठीक है। पानी रखा हुआ है आपने, वो पानी को आप क्या कर रहे हो जी? पानी को आप बॉयल कर रहे हो, ठीक है। हीट प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ से उसको, आप इसको हीट अप कर रहे हो। और यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है? आपने यहाँ पे एक अदद थर्मामीटर लगाया हुआ है। ये आपका थर्मामीटर है। अब क्या हुआ जी? अब हुआ कुछ यूं कि फर्स्ट यू सी द टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर। आपका जो वाटर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। आपका टेम्परेचर आज दिख रहा है। आप बोल रहे हो सर सब अच्छा है। आप बोल रहे हो सर सब अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई? सब सब अच्छा इसलिए है क्योंकि मैं जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो सारी की सारी एनर्जी आपकी दिख रही है, इस्तेमाल होती हुई दिख रही है कि भाई आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है। लेकिन जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है, 100 डिग्री सेल्सियस, इट स्टार्ट्स टू बॉइल। मेरी आवाज कट तो नहीं रही आप लोग के पास? अगर कट रही है तो मुझे पहले बता दो। नहीं सही है। सही। तो जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस पे आए, आपका पानी बॉयल होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो बॉयल होना शुरू हुआ, 2 मिनट गुजरे, 4 मिनट गुजरे। अब ये टाइम गुजर रहा है आपको ना। जैसे ही टाइम गुजर रहा है, अब हीटिंग तो लगातार चल रही है आपकी। आप बोलोगे सर मैं हीटिंग कर रहा हूँ लेकिन टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। टेम्परेचर जैसे रुक गया है। और आपके ध्यान में शायद सवाल आ सकता है, सर ये जो मैं हीटिंग जितनी भी कर रहा हूँ, ये हीटिंग जा कहाँ रही है? ये मतलब मतलब मैं तो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। पहले तो टेम्परेचर दिख रहा था, हीटिंग इस्तेमाल होती हुई दिख रही थी। अब जो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करो वो कहाँ जा रही है?
तो आपकी नजर से वो थर्मल एनर्जी क्या हो गई है? हिड हो गई है, हिडन है। यही वजह है आप उसको बोलते हो कि ये आपकी लेटेंट हीट है, कि हिडन एनर्जी। और ये वो थर्मल एनर्जी है जो आपको या आपके सब्सटेंस को रिक्वायर होती है स्टेट को चेंज करने के लिए विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। आई होप वर्ड क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। जी सर। चलें गुड। नहीं सर। नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट की बात करते हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है? बेसिकली लेटेंट हीट ही होती है ये भी, लेकिन स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर मास के लिए होती है। और वो मास आपका कितना होता है? वो मास आपका 1 kg मास यानी यूनिट मास होता है। मिसाल के तौर पर हम इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं कि अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी needed to change the state of matter of unit mass of substance जवाना आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था ना थोड़ा सा। डेटा ऑन कर लिया। तो यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट change in its temperature। समझ रहे हो भाईजान? तो भाई यहाँ पे बिल्कुल सारी वही डेफिनेशन है, सिर्फ फर्क किसका आया? यूनिट मास का फर्क आया आपको। तो लेटेंट हीट भी पढ़ ली, स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी पढ़ ली। अब थोड़ा सा मजीद डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव को क्लियर आउट करते हैं और वो पार्ट पढ़ते हैं जो डायरेक्टली पूछा जाता है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी जो हमने पढ़ी वो जर्नलाइज्ड डेफिनेशन थी जो आपको क्लियर हो भी गई होगी। अब हम थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक और कर रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी होती है required to convert solid into liquid without change in its temperature।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात सॉलिड टू लिक्विड है। इसी तरह अगर हम इसकी जो है एक स्पेसिफिक की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का? तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या हो जाएगी फिर? स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपकी वही स्पेसिफिक वाली ही हो जाएगी, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क ये आएगा कि वो 1 kg मास की होगी। ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपका, ठीक है जी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी required to convert unit mass of a solid into liquid without change in temperature। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें क्या है? यूनिट मास है और विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, सॉलिड इनटू लिक्विड। ऑफ कोर्स ये भी बात इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक फॉर्मूला भी बनता है आपका ना। वो फॉर्मूला क्या होता है आपका? वो फॉर्मूला होता है आपका कि भाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो बराबर होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है आपकी, जिसे हम एल एफ भी बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, वो आपकी बराबर होती है, किसके बराबर होती है? अमाउंट ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी, जिसे आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं आप किससे? मास के साथ, मास ऑफ सॉलिड मेल्टेड। तो फॉर्मूला आपका बनता है एल एफ इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एम। और इसमें ये चीज है कि भाई एल एफ का यूनिट, तो आपका थर्मल एनर्जी आपको पता है जूल्स होती है, मास एम होता है, तो जूल्स पर केजी इसका यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट। फिर एक चीज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है जो डिटो इसकी सेम होती है, बस एक चीज का फर्क होता है, वो हम बस यहाँ पे जल्दी से कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं क्योंकि इतना फर्क हमें लिखने का टाइम नहीं है। सही है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं जल्दी से। ठीक है जी, ये भी सेम है, कॉपी करा पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सिर्फ एक चीज का फर्क आता है यहाँ पे, और वो फर्क होता है आपका ये वाली जो लेटेंट हीट होती है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर आपका सॉलिड से लिक्विड नहीं जाता है, बल्कि वो जाता है लिक्विड से गैस की तरफ। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of energy required to convert
liquid into gas, यहाँ हम लिखेंगे वेपराइजेशन, unit mass of a liquid into gas। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। जो वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है अप्रोक्सीमेटली। इसके अंदर एक चीज की वो आती चीज है कि वो भी मैं आपसे डिस्कस भी कर लेते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो यहाँ पे हम वेपराइजेशन की जगह लिखते हैं VLV, और यहाँ पे अब मास ऑफ सॉलिड, यहाँ पे मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे LF की जगह आ जाएगा LV। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी LV, और यहाँ वेपराइजेशन लिखते हैं, ये भी LV हो गया। मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड बॉइल्ड आ जाएगा यहाँ पे, और इसका भी यूनिट आपका जूल्स पर केजी हो जाएगा। बाकी सब चीजें सेम है। सही जी। ठीक है भाई, यहाँ पे भी फिलहाल हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बाद में कंटिन्यू कर देंगे। अगर या फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं। मेरे ख्याल से एक रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ऑफ कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं अपने पास। ठीक है, अनंत साहब ऑनलाइन है आप? जी जी। समझ में आ रहा है या ऊपर से उधर है? जी सर, आ रहा है, समझ आ रहा है। आसान टॉपिक है यार, मुश्किल नहीं है। 250 grams of water at 80 degrees Celsius is to be changed into steam के अंदर हमने इसको चेंज करना है at 100 degrees Celsius। ठीक है, और वो पूछ रहा है आपसे how much heat is needed। अब हमसे पूछा हाउ मच हीट इज नीडेड, और यहाँ पे हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन कन्वे किया हुआ है। एक वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अवेलेबल है वाटर की, दैट इज 4200 joules per kg per Kelvin, और एक हमारे पास जो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट अवेलेबल है LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है हमारे वाटर की, और वो हमारे पास कितनी अवेलेबल है? वो हमारे पास है तकरीबन 2.26 into 10 is to the power 6 joules per kg, ये स्टीम है। अब सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवालों में अक्सर लोग फंस जाते हैं।
सवाल बोला 250 ग्राम्स ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस से, इसको हमने स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कांस्टेंट्स भी अवेलेबल है। असल में जो बंदा अक्लमंद होगा ना, वो कांस्टेंट देख के ही स्टेप्स को पहचानना शुरू कर देगा। और अक्लमंदी का सबूत ये होगा कि यार पहले थोड़ा सा जो है ना अपने पास एक छोटी सी डायग्राम भी बनाते चले इंसान। जैसे मिसाल के तौर पे पानी जो है इनिशियली आपका किसके ऊपर है, पानी आपका जो है वाटर स्टेट के अंदर है, और वाटर स्टेट के अंदर वो 80 डिग्री सेल्सियस के अंदर है, ठीक है, और 80 डिग्री सेल्सियस के अंदर 250 ग्राम्स ऑफ वाटर है। अब ये जो हमारा वाटर है, सबसे पहले ये वाटर क्या करता है, ये वाटर हमारा इस तरफ आता है और हमारा जो है ये वाटर कन्वर्ट होता है 250 ग्राम्स का पानी जो है ये 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और पानी कितना है, 250 ग्राम्स। अभी भी क्या है, वाटर है। यहाँ पे आपको डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दिख रहा है, यानी 80 से 100 जाना। इसका मतलब है यहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है। और आप बोलोगे यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो mc डेल्टा टी का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन फिर हमें तो पानी को बॉयल करना है, तो बॉयल करने के लिए मजीद आप क्या करोगे, मजीद इसको आगे की तरफ लेके जाओगे, और आगे की तरफ लेके जाके आप क्या करना चाहोगे, इसको अब आप स्टीम के अंदर कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और स्टीम में जो है 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी, 250 ग्राम्स ऑफ वाटर ही है, लेकिन स्टेट अब जो इसका है वो स्टीम है। तो इस कन्वर्जन के अंदर जो अब आपके पास मौजूद है, आप ये बोल सकते हो कि सर इसके अंदर जो है आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं Q इज इक्वल टू एम एल वी। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आया। आप देख रहे हैं इसे रीअरेंज करने से आता है। ये जो आपका m है वो लेफ्ट की तरफ अगर आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा एम एल वी। सही है, आपको पता है क्यों थर्मल एनर्जी। तो पता है क्या चला, अगर आपको ये निकालना है कि टोटल हीट एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी है, तो हमने इन दोनों स्टेट्स की कंसिडरेशन के अंदर क्या, इन दोनों स्टेट्स में क्या करना पड़ेगा, एडअप करना पड़ेगा। और एडअप करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स फिर हम दिखाते हैं कि भाई mc डेल्टा टी को ऐड कर दें आप किसके साथ, एम एल वी के साथ। मास आपका 250 ग्राम्स है, ठीक है, कन्वर्ट कर ले 1000 से डिवाइड करके। सी की वैल्यू आपके पास 4200 अवेलेबल है। चेंज इन टेम्परेचर आपका 100 माइनस 80 है। इसमें आप ऐड कर रहे हैं मास को, मास कितना है आपका 250 ग्राम से, डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से। और एल वी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2.26 इंटू 10 इज टू द पावर 6। Now this is the whole thermal energy that you require to convert a mass at 80 degrees Celsius to first into 100 degrees Celsius water, then to convert that 100 degrees Celsius water of 250 gram into 250 gram of the steam। तो ये वो मास है जो आपको रिक्वायर होता है। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा आपके पास दोनों को एड अप करने के बाद, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 586000 जूल्स, जिसे आप लिख सकते हैं क्या चीज, 5.86 इंटू 10 इज टू द पावर 5 जूल्स। ये क्वेश्चन अगर अनक्लियर हो तो बेटा पूछो पहले। नहीं सर नहीं सर, सर हम इसे जो है आपने ऐड किए तो हम इसे अलग अलग करके भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल अलग अलग करके भी एड अप कर सकते हो, एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। जी हनान बेटा, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अमरीजा, नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, पक्की बात है? चलो गुड। तो बस हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह। बस इसके चंद एक क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे थॉरली, और वो करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो सीआई के पर्सपेक्टिव से आते रहते हैं सवालात, तो उनको अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह।
और उसके बाद ये हमारा हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर हम जंप कर जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स और आइडियल गैस, पहले आइडियल गैस के ऊपर फिर थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर टाइम। अल्लाह हाफिज।